मेजर रीजंस मुझे लगते हैं कि पीएचडी होने के बाद, आपके एपीआई स्कोर अच्छा होने के बाद अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पा रहे, सो आपको इन 3 फैक्टर पे काम करना चाहिए। नेट जेआरएफ क्लियर हो गया, पीएचडी भी हो गई है, अच्छा एपीआई स्कोर है, लेकिन अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं मिली है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है? इसके अलावा भी कुछ और रिक्वायर्ड है? इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद दिस क्वेश्चन देन स्टे विद मी, बिकॉज आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब क्वेश्चन पे बात करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या ज़रूरी है एंड किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। क्यों 90% प्लस में कैंडिडेट्स असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाते? उनकी पीएचडी हो रखी होती है, एपीआई स्कोर काफ़ी अच्छा होता है, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से की हुई होती है, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होता है, लेकिन फिर भी वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें परमानेंट जॉब नहीं मिली है, वो गेस्ट फैकल्टी में पढ़ा है। नंबर ऑफ जो फैकल्टी होती है वो गेस्ट होती है, एडॉक होती है, लेकिन परमानेंट फैकल्टी बहुत कम होती है। तो क्यों ऐसा होता है कि ये सब चीज़ होने के बावजूद भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाते? आज हम इस वीडियो में यही सब चीज़ों को देखेंगे। हे एवरीवन, अगर आप सब भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, किन को फॉलो करना चाहिए एंड कौन से प्रैक्टिकल रीजंस है जिसकी वजह से मोस्टली कैंडिडेट्स फेल होते हैं, सो आज ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे कि कौन से प्रैक्टिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से हम एक स्टेप पीछे रहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाते हैं। So welcome back to the Net JRF Gyan, this side Pooja, our teaching faculty of School of Open Learning of Delhi University. So बिना देरी किए let's start the video. So सबसे पहले एंड मोस्ट मिसकंसेप्शन ऑफ क्वालिफिकेशन। आज हम आपके एक मिथ को तोड़ते हैं जो जिनको लगता है, या मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये लगता है कि उन्होंने अगर नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, या फिर उन्होंने पीएचडी कर ली सो इसलिए वो नेट के पीछे लगे रहते हैं, नेट क्वालिफाई करने की प्रैक्टिस करते हैं, दैन पीएचडी में लग जाते हैं, अपना एपीआई स्कोर को इम्प्रूव करने का ट्राई करते हैं। सो फर्स्टली एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन ये आता है, क्या ये सब इनफ है? तो बिल्कुल नहीं, ये इनफ नहीं है। ये एक फाउंडेशन स्टेप है जो हर किसी स्टूडेंट्स को लेना होता है अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, लेकिन ये इनफ नहीं है। अगर आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उसकी तैयारी करें, तो इसके साथ साथ कुछ अदर प्रैक्टिकल फैक्टर्स भी होते हैं हमें जिस पर काम करना चाहिए, जिसके बिहाफ पे ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनना बहुत हद तक ईजी हो जाए। वन बाय वन हम एक एक को देख लेते हैं, हमें उनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है, हमें अपनी स्ट्रेटेजी को किस तरीके से बदलना है, सो दैट हम कम टाइम में अपने एफर्ट्स के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए। वो स्ट्रगल ना करें जो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक मिथ बना रखा है कि अगर हमारा एपीआई स्कोर बहुत अच्छा होगा तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, अगर हमारा पीएचडी हो जाएगा किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। सो नहीं, एपीआई स्कोर, नेट जेआरएफ एंड पीएचडी मोस्टली स्टूडेंट्स के पास होती है, तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ही क्यों असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाते हैं वाइल कुछ मोस्टली नहीं बन पाते। सो उसके मेजर 3 रीजंस है जो मुझे लगता है। सो फर्स्टली, क्लियरिंग नेट जेआरएफ एग्जाम इज़ नॉट इनफ, बिकॉज मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, वो नेट जेआरएफ के प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि जब वो इनिशियल फेज में होते हैं उनको सब यही बताते हैं कि उन्होंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, दैट मीन्स वो एलिजिबल हो गए। सो माइंड इट, नेट जेआरएफ एलिजिबिलिटी देता है, गारंटी नहीं देता। ओके, सो वो आपका एक फर्स्ट स्टेप है अचीव करने का कि आप एलिजिबल हो गए, लेकिन देयर इज़ नो श्योरिटी कि आपका नेट जेआरएफ हो गया दैट मीन्स आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल गई। इवन गेस्ट फैकल्टी की भी जॉब इतनी जल्दी नहीं मिलती। सो उसमें अदर क्या फैक्टर्स हैं देखते हैं।
सेकंड जो मिसकंसेप्शन है कि पीएचडी हो गया, एंड स्पेशली अगर आपने रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, जेएनयू से किया, सो आपकी जॉब पक्की है। सो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने पीएचडी कर लिया सो आपकी जॉब लग जाएगी। ये आपका डेफिनेटली एपीआई स्कोर को इम्प्रूव करता है, एकेडमिक करियर को बूस्ट करता है, लेकिन वो भी आपको श्योरिटी नहीं देता कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएगा। या डेफिनेटली आप अपने सब्जेक्ट में स्कॉलर हैं एंड काफ़ी डीप नॉलेज आपको होगी, आई अग्रीड, लेकिन वो भी आपको श्योरिटी नहीं देता। देन व्हाट इट इज़, थर्ड जो मिसकंसेप्शन रहता है एपीआई स्कोर। एपीआई स्कोर पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, एपीआई स्कोर होता क्या है। सो जैसे आपका अपना एकेडमिक का एक स्कोर होता है, सिमिलरली असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी एक आपका स्कोर कार्ड बनता है, दैट इज़ एपीआई स्कोर, जो हर यूनिवर्सिटी अप्लाई करती है। सो एपीआई स्कोर में आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नाइट जेआरएफ, पीएचडी, एकेडमिक टीचिंग का, एंड कितने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं एंड किन जर्नल्स में किए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स का 90 प्लस में भी एपीआई स्कोर होता है, तब भी वो नहीं कर पाते। रीज़न इंटरव्यू। देखिए, जब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेक्शन की बात करेंगे तो वो 2 तरीके से होता है, या तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, डीयू, जेएनयू, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे लेती हैं। सेकंड आपका एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू आपका मेन एंड नेसेसरी है। आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, भले ही वो आपका गेस्ट फैकल्टी पे हो या परमानेंट जॉब का हो, आपको इंटरव्यू क्रैक करना ही पड़ेगा। पीएचडी होती है एंड नेट जेआरएफ होता है, सो आपको क्या डिफरेंट करना है कि आप उनसे आगे निकल सके, क्योंकि जो वैकेंसीज होती हैं वो बहुत ही कम होती है, 1, 2, 3। सो उतने कैंडिडेट्स में आपको कुछ डिफरेंट करना होगा, तो वो क्या चीज़ें रहेंगी उसको हम देख लेते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो वो इन अपनी क्वालिफिकेशन के साथ साथ अदर प्रैक्टिकल फैक्टर्स को भी स्ट्रॉन्ग करते रहिए, सो दैट जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो वो आपके अच्छे रहे एंड आपको स्मूथली एंड जल्दी जॉब मिल पाए। मोस्टली जो एस्पिरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनका मेजर फोकस नेट पे होता है, जेआरएफ पे होता है, वो उसकी प्रिपरेशन करते हैं। देन पीएचडी के लिए कहीं एनरोल होने का ट्राई करते हैं। अपने एपीआई स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए वो आर्टिकल्स लिखते हैं एंड आर्टिकल्स पब्लिश करा देते हैं। जर्नल्स, नंबर ऑफ जर्नल्स है, लेकिन क्वालिटी पे कम फोकस करते हैं, क्योंकि उसमें जो आपका एपीआई स्कोर बनता है उसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखे होते हैं, तो उसको अच्छा बनाने के लिए आर्टिकल्स पब्लिश कराते हैं, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कि कौन सा जर्नल कितना रेप्यूटेड है, किस में आर्टिकल पब्लिश कराना ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। सो मेजरली जो फोकस किया जाता है कैंडिडेट्स का, वो क्वांटिटी पे होता है, जबकि क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। वो क्वालिटी को भूल जाते हैं, अपना एपीआई स्कोर अच्छा करने के लिए क्वांटिटी पे लगे रहते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको ओनली नेट क्वालिफाइड है, लेकिन वो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उनको एंड जो 90% है जिनके पास पीएचडी भी है लेकिन वो तब भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पा रहे, तो उसका मेन रीज़न यही है कि उनके पास क्वालिटी थी वाइल सेकंड वन के पास क्वांटिटी थी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको किस पे फोकस करना है, क्वालिटी पे। अब कैसे, लेट्स 3 मेजर रीजंस मुझे लगते हैं कि पीएचडी होने के बाद, आपके एपीआई स्कोर अच्छा होने के बाद अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पा रहे, सो आपको इन 3 फैक्टर पे काम करना चाहिए। इवन अगर आप अभी स्टूडेंट्स हैं एंड यूजी, पीजी या नेट की तैयारी कर रहे हैं, सो इन 3 चीज़ों पे आप फोकस करते हुए चलिए, डैम श्योर आपको भी फील होगा कि इससे कितना इम्प्रूव है। सो पहला रीज़न जो मुझे लगता है, लैक ऑफ नॉलेज। आप सब कहेंगे लैक ऑफ नॉलेज कैसे, हम तो अपने सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाइड हैं, हमने तो अपने सब्जेक्ट में पीएचडी कर रखी है, लेकिन हम लैक ऑफ नॉलेज कैसे हुए, हमें तो काफ़ी नॉलेज है। सो मैं आपको बताना चाहूँगी, मोस्टली स्टूडेंट्स जो करते हैं वो क्या करते हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए सेकेंडरी सोर्सेज का यूज़ करते हैं, इजी ऑप्शन को चूज़ करते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट एंड प्राइमरी सोर्सेज का यूज़ बहुत ही कम स्टूडेंट्स करते हैं। 1% ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जो ओरिजिनल या प्राइमरी सोर्स को रेफर करते हैं। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे जो क्वेश्चन रेज किए जाते हैं वो आपके प्राइमरी सोर्सेज से होते हैं, डायरेक्टली आपकी ओरिजिनल टेक्स्ट से पूछा जाता है। तो
उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्ट्रक हो जाते हैं कि इसका आंसर हम कैसे करें, बिकॉज हम तो रिलाई सेकेंडरी सोर्सेज पे करते हैं, हेल्पिंग बुक पे करते हैं। नेट JRF के लिए सब स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं काफ़ी ओके कि मैम कौन सी बुक रेफर करें। अपना बताऊं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में MA में ओरिजिनल रीडिंग्स पे ही फोकस किया जाता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप कभी भी इंटरव्यू देंगे, चाहे वो आपका गेस्ट फैकल्टी पे हो या परमानेंट पे, उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली रीडिंग से पूछते हैं, वो किसी भी सेकेंडरी सोर्स पे रिलाई नहीं करते। सो इसलिए आपको सबसे पहले अपनी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए ओरिजिनल सोर्सेज पे रिलाई करना चाहिए। आपको सेकेंडरी सोर्सेज को जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। अगर आप अभी से ऐसा करेंगे सो आप इंटरव्यू में भी आंसर कर पाएंगे कि यस आई हैव रेड दिस रीडिंग एंड इस रीडिंग में ये बताया गया है। ओके, सेकेंडली जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली सेकेंडरी सोर्सेज से आप नहीं पढ़ा सकते, आपको प्राइमरी सोर्सेज का यूज़ करना होगा। सो आप उस टाइम पे उन रीडिंग्स को रेफ़र करेंगे, उससे अच्छा कि आप अभी से उन रीडिंग्स को रेफ़र कीजिए एंड उनसे नोट्स बनाइए। सो आपको एक तो सब्जेक्ट में काफ़ी डीप नॉलेज होगी, और वो जो नॉलेज होगी वो रिलायबल होगी, वो किसी सेकेंडरी सोर्स से नहीं होगी, वो आपकी अपनी होगी, ओरिजिनल सोर्सेज से होगी। सो एक रीज़न मुझे लगता है कि जो माइंड सेट है वो बनाया ही ऐसा होता है कि हम सेकेंडरी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि हमें कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है। वाइल जब हम प्राइमरी पे जाएंगे तो हमें एक टेक्स्ट को पढ़ने में ही काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन जो हमें कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज मिल रही है वो कम टाइम के लिए ही रहेगी। आप नेट JRF क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आप स्ट्रक हो जाएंगे। इसलिए आप अभी से ऐसा कीजिए कि आप प्राइमरी सोर्सेज पे रिलाई करें। सेकेंड रीज़न, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब देखिए, कॉन्फिडेंस तो आप बात कीजिए, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो या फिर आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जॉब करना चाहते हो, तो वो प्राइमरी रहता है। एंड जब बात किया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर, जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाएगा। एंड कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपके पास नॉलेज उस लेवल की होगी। अगर इंटरव्यू में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ओरिजिनल रीडिंग से पूछा जाता है, आपने नहीं पढ़ी होगी, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं। तो एक रीज़न तो वहीं पे आपका हो जाता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। इसको बूस्ट करने के लिए आपको सेमिनार में, वर्कशॉप्स जो होती है उनमें अभी से पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको एक तो नॉलेज आएगी, ओके, सराउंडिंग्स क्या चल रहा है वो आपको पता होगा। सो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज हो जाएगा। इंटरव्यू में आपका जो चेक किया जाता है वो आपकी नॉलेज चेक की जाती है, आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, एंड आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपको वो नॉलेज अपने तक ही नहीं रखनी, आपको वो डेलिब्रेट करनी है स्टूडेंट्स में। सो इसलिए हमें इन चीज़ों पे अभी से फोकस करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं। हम मेजरली अपने जो क्वालिफिकेशन है उस पे ही लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हम मोस्टली फेल हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रैक्टिकल चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए। सेमिनार और वर्कशॉप को ज्वाइन करने का एक बेनिफिट तो है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। सेकेंडली, आपकी कम्युनिटी बनेगी, आपके कनेक्शन इंक्रीज होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में एक मेजर एस्पेक्ट ये भी है, आपके पास नॉलेज है, वेल एंड गुड, आपके पास कॉन्फिडेंस है, वेल एंड गुड, लेकिन आपके पास कनेक्शन भी होने चाहिए। जितने अच्छे कनेक्शन होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। सो वो कैसे होंगे? जब आप सेमिनार्स में जाएंगे, जब आप प्रोफेसर से मिलेंगे, उनसे अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू डेलिब्रेट करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे, सो कनेक्शन स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे। वो आपका इंटरव्यू में बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। एंड थर्ड एंड फॉरमोस्ट, हाउ टू रिप्रेजेंट। हमने पढ़ा है, हमें नॉलेज है, लेकिन हम उसको समझाए कैसे, हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, हम उसमें फेल हो जाते हैं। इसलिए आपको इन सब चीज़ों पे भी काम करना है। आप अपने नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारी कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आप इन पे भी काम कीजिए, क्योंकि ये भी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की जर्नी में उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने आपकी क्वालिफिकेशन। इसलिए पर्टिकुलर एक फाउंडेशन स्टेप पे ना रह के जो प्रैक्टिकल हमें रिक्वायर्ड होता है उस पर हमें आना चाहिए। इसलिए डिबेट कंपटीशन हो गया, सेमिनार्स हो गए, सो इसमें आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी, आप उनको ज्वाइन कीजिए। अलग अलग डिपार्टमेंट कराते ही रहते हैं, सो आप रेगुलरली विजिट कीजिए यूनिवर्सिटीज़ को। ऐसा नहीं है आप जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वहीं के सेमिनार्स ले सकते हैं, आपको एनरोल करना होता है, आप उसको एनरोल करके कहीं भी जा सकते हैं एंड अपने रीच को इंक्रीज की। इसलिए अकॉर्डिंग टू मी नेट JRF PhD एंड गुड API स्कोर इनफ नहीं है।
या वो नेसेसरी है उसके बिना भी नहीं होगा, लेकिन जितने वो इम्पोर्टेंट है उतना ही ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको उनके साथ साथ इन पे भी काम करना है। डेफिनेटली अगर आपके पास नॉलेज होगी, कॉन्फिडेंस होगा एंड आपके पास कनेक्शंस होंगे, सो डेफिनेटली आप बहुत ही कम टाइम में असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में दीजिए, इंटरव्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो एंड अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।